गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है उड़ान इन्फिनिटी चैनल पर। आज हम दोबारा आए हैं करंट अफेयर एनालिसिस लेके एंड दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी, सीएससी, स्टेट पीसीएस एग्जाम, असिस्टेंट कमांडेंट, सीडीएस एंड स्पेशली फॉर दी वनडे एग्जाम एज वेल। सब्सक्राइब करना ना भूलें उड़ान इन्फिनिटी चैनल को और जुड़े रहें और पढ़ते रहें और नई चीज़ों को सीखें। आज की जो हमारी करंट न्यूज़ एनालिसिस के हिसाब से जो इंपॉर्टेंट खबर देखने के लिए मिल रही है, जो चर्चा में चल रही है, हमारे पीछे सामने हाजिर है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्या है। तो आज की सबसे इंपॉर्टेंट खबर जो पहली हमारे सामने आ रही है, जो हाईलाइट हो रही है, वर्ल्ड की सबसे पहली साइंटिफिक बुक रिलीज हुई है बाय बाय कोरोना के ऊपर। और इस बुक को रिलीज करा गया हमारे पैंडेमिक सिचुएशन, जो अभी कोरोना वायरस की पैंडेमिक सिचुएशन फैली हुई है उसके ऊपर। और इस बुक को रिलीज करा गया है गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश मिसेस आनंदीबेन के द्वारा। मैम ये रही बीच में हमारी जो गवर्नर की, हमारी उत्तर प्रदेश की जो गवर्नर मिसेस आनंदीबेन, उन्होंने इस बुक को भी रिलीज करा है और बुक का टाइटल है बाय बाय कोरोना। और इस बुक को पब्लिश करा गया विज्ञान प्रसार के द्वारा डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर, ताकि लोगों को अवेयर करा जा सके कि इस कोविड-19 की सिचुएशन के अंदर उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के अंदर डिफरेंट विभाग के लोगों ने किस किस अपने स्तर पर और कैसे कैसे काम किया। और बेसिकली अभी आप देख रहे हैं कि पैंडेमिक सिचुएशन की वजह से हालात वैसे भी बहुत ऊपर नीचे चल रहे हैं, तो उनको सॉल्व आउट करने के लिए और लोगों को मोटिवेट करने के लिए इस बुक को रिलीज करा गया है। और ये बुक फर्दर किस चीज़ पे आगे इस पर प्लानिंग चल रही है इस बुक के अंदर और स्पेशलाइजेशन क्या दिख रही है, ये फर्दर प्लान करा गया कि इसका एक 3D वर्जन भी बनाया जाएगा इस बुक का, और इसे मल्टीपल लैंग्वेज में भी अडॉप्ट किया जाएगा और अक्रॉस इंडिया एंड अबॉर्ड, इंडिया के साथ साथ बाहर विदेशों में भी इस बुक को लॉन्च करा जाएगा। और इस बुक का 3D वर्जन बनने वाला है बहुत जल्दी। अब अभी लॉन्च हुई इसका 3D वर्जन की भी बात चल रही है, प्लानिंग की, और अलग अलग लैंग्वेजेस के अंदर अलग अलग कंट्रीज में इसे रिप्रेजेंट करा जाएगा। एंड इसकी लॉन्च होने के बाद इंडिया में इस बुक को दोबारा से रिलीज करा जाएगा एक बारी ब्राज़ील के अंदर। ये जो बुक है हमारी बाय बाय कोरोना, इंडिया के साथ साथ जिस विदेश में ये देखने के लिए आपको मिलेगी उस कंट्री का नाम है ब्राज़ील। सो ब्राज़ील में भी इस बुक को लॉन्च करा जाएगा। किस ट्रीटी के तहत? अंडर ब्राज़ील इंडिया नेटवर्क प्रोग्राम। जो ब्राज़ील के साथ इंडिया का एक नेटवर्किंग प्रोग्राम है उसके तहत इसको ब्राज़ील में भी लॉन्च करा जाएगा। और ये पॉसिबली है कि इसको ट्रांसलेट करा जाएगा पुर्तगीज लैंग्वेज में। इस बुक को पुर्तगीज लैंग्वेज में भी रिप्रेजेंट करा जाएगा। और ये हमारी स्टेटमेंट दी है डॉक्टर प्रदीप श्रीवास्तव जी ने, जो कि इस बुक के ऑथर हैं। तो इस बुक के ऑथर कौन है? प्रदीप श्रीवास्तव जी हैं। सो अकॉर्डिंग टू प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू, द वर्ड इंपॉर्टेंट इज दैट कि विच बुक इज रिलीज ऑन 19। साइंटून बुक क्या होती है? वो कार्टूनी, जो हम आपकी रिप्रेजेंटेशन में देखते हैं कि कुछ आर्टिकल्स में, थीम्स में, स्ट्रक्चर में हम किताबों के थ्रू बेसिकली न्यूज़ को कार्टून्स बना के रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरीके की कार्टून्स बुक को हम साइंटून बुक कहते हैं। तो इंडिया की, वर्ल्ड की सबसे पहली जो साइंटून बुक रिलीज हुई है उस बुक का नाम है बाय बाय कोरोना। इंडिया ने इसके अंदर अपनी शिरकत करी और ये किसके द्वारा रिलीज करी गई है? उत्तर प्रदेश की गवर्नर मिसेस आनंदीबेन के द्वारा। और इसको डिपार्टमेंट ऑफ साइंस ने लॉन्च करा है, पब्लिश करा है विज्ञान परिसर के साथ। और इस बुक को पुर्तगीज लैंग्वेज में भी ट्रांसलेट करने की बात करी जा रही है। ब्राज़ील के अंदर ये लॉन्च करी जाएगी और इसके ऑथर हैं मिस्टर या डॉक्टर प्रदीप श्रीवास्तव। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ इसके अंदर क्या है, ये किस वजह से इतनी चर्चा में है, आगे देख लेते हैं। सो बुक का टाइटल आपके सामने आ चुका है। बुक किस वजह से इतनी मशहूर हो रही है? सो बुक ये सबसे पहली साइंटिफिक यानी कार्टून कैरेक्टर के ऊपर आधारित बुक है। बुक के ऊपर टाइटल है बाय बाय कोरोना। लिखा हुआ है रेस्ट इन पीस कोरोना, यानी 2020 अब खत्म होते होते धीरे धीरे कोरोना को भी खत्म समझा जा रहा है। और इसके ऊपर टाइटल के साथ लिखा गया है 2019 गो बैक कोरोना, 2020 बाय बाय। 19 की अंत के साथ और 20 की शुरुआत के साथ जब इस वायरस का टाइटल हुआ है, वायरस का जो लॉन्च पैंडेमिक सिचुएशन फैली थी, तो कोरोना को बाय बाय कहा जा रहा है। और बुक लिखी गई है प्रदीप कुमार श्रीवास्तव जी द्वारा। इस बुक की स्पेशल खासियत क्या रही है और इस बुक के अंदर क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है, किस वजह से ये न्यूज़ में इतनी आ रही है? सो ये वर्ल्ड की सबसे पहली साइंटून बुक है जिसका टाइटल है बाय बाय कोरोना और इसे लिखा गया है हमारे साइंटूनिस्ट डॉक्टर प्रदीप श्रीवास्तव जी के द्वारा, जो कि फॉर्मर सीनियर प्रिंसिपल साइंटिस्ट हैं हमारे CSIR में। और इसको लॉन्च करा गया है कॉम्पिलेशन के साथ सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट CDRI, जो कि लखनऊ में है। और लखनऊ में आज इसकी रिलीज होगी 28-29 तारीख को। और ये राजभवन, जो कि हमारे लखनऊ में, वहाँ पर पब्लिश करा गया। तो जो पिक पीछे दिखाई दे रही थी वो राजभवन की थी, जहाँ मिस आनंदीबेन और प्रदीप श्रीवास्तव जी ने मिलकर इस बुक को पब्लिश करा गया विद द कोलैबोरेशन ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विद द कोलैबोरेशन ऑफ CDRI सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। लखनऊ में लॉन्च करा गया है बाय मिस आनंदीबेन, गवर्नर हैं उत्तर प्रदेश की।
दिस बुक इज पब्लिश्ड बाय विज्ञान प्रसार। इसको पब्लिश किसके द्वारा करा गया है, पब्लिकेशन किसने लिया है इसका, विज्ञान प्रसार के द्वारा, जो कि एक ऑटोनोमस बॉडी है और एजेंसी है किसकी, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अधीन काम करता है। इस न्यूज़ में हमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये नज़र आ रही थी जो फिलहाल बहुत चर्चा में चल रही थी। अब देखते हैं अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ क्या है जो इस बार चर्चा में चल रही है, और वो है हमारी आईआर से रिलेटेड भी बोल सकते हैं और साइंस एंड टेक से भी रिलेटेड बोल सकते हैं। पावर सेक्रेटरी जो है हमारे सीएमडी के, एनएचपीसी के, उन्होंने अभी विजिट करा है हमारा सलाल पावर स्टेशन को। अब ये सलाल पावर स्टेशन क्या है, किस वजह से ये न्यूज़ में, किस वजह से ये चर्चा में, इसको देखते हैं। सलाल पावर स्टेशन जो बांध है वो हमारे जम्मू एंड कश्मीर के अंदर है, जो कि रांची डिस्ट्रिक्ट के ऊपर बना हुआ है, चनाब नदी के ऊपर ये बनी हुई है, और हमारे इसके साथ ट्रीटी हुई हुई है पाकिस्तान के साथ। तो ये इस बार चर्चा में क्यों है, क्योंकि हमारे अभी पावर सेक्रेटरी जो है इंडिया के, सीएमडी जो है एनएचपीसी, नेशनल हाइड्रो पावर प्लांट कॉरपोरेशन के जो हमारे हेड हैं, सीएमडी हैं, वो जो सेक्रेटरी हैं भारत सरकार को जो रिप्रेजेंट करते हैं, उन्होंने फिलहाल अभी सलाल डैम पे, सलाल जो डैम है हमारा, वहाँ विजिट करा। किस वजह से ये इतना न्यूज़ में चर्चा में, क्या इंपॉर्टेंट है इस डैम के अंदर, और इस आईआर के हिसाब से देखते हैं। तो सलाल डैम की थोड़ी सी हिस्ट्री समझ लेते हैं। सलाल डैम जो हिंदी में बोलूँ सलाल बांध हो गया, ये जाना जाता है सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन के नाम से भी, क्योंकि यहाँ पर पानी के थ्रू टर्बाइन मशीन्स लगा के सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करी जाती है, विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करी जाती है। तो ये इसलिए हाइड्रो इलेक्ट्रिक है, पानी के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होना। ये रन ऑफ रिवर जिसके ऊपर ये हाइड्रो पावर प्लांट प्रोजेक्ट लाया गया है वो चनाब नदी के ऊपर है। सो जिस नदी पर ये वनडे एग्जाम के हिसाब से, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू और असिस्टेंट कमांडेंट और सीडीएस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो गया कि वनडे लाइनर क्वेश्चन के लिए चिनाब नदी पर ये बना हुआ है, जो कि रियासी डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, जम्मू एंड कश्मीर के। और ये पहला ऐसा हाइड्रो पावर प्लांट इंडिया के द्वारा बिल्ड करा गया है जम्मू एंड कश्मीर में। और ये किस ट्रीटी के तहत, यानी किस संधि के तहत इस बांध को बनाया गया है, क्योंकि चिनाब जो नदी है वो पीछे से चल के आ रही होती है और जम्मू कश्मीर रीजन को क्रॉस करते हुए पाकिस्तान तक पहुंचती है। तो जो हमारी इंडस वाटर ट्रीटी है, जो हमारी सिंधु घाटी नदी के ऊपर जो है हमारी ट्रीटी हुई है, सिंधु संधि जो हुई हुई है हमारी, सिंधु नदी यानी सिंधु पानी संधि जो हुई हुई है हमारी पाकिस्तान के साथ, एक बायलेटरल अग्रीमेंट है जो कि 1978 में हुआ था, उसके तहत ये बांध बनाया गया है, सलाल बांध, जो कि जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के ऊपर रियासी डिस्ट्रिक्ट में, कि इतना मेगावाट ऑफ वाटर हम यूज़ करेंगे, मेगाटन, और इतना हम नदी के द्वारा रिलीज करेंगे, इतना आगे जाएगा, इतनी मेगावाट एनर्जी हम प्रोड्यूस करेंगे, नदी का इतना पानी हम रोकेंगे, इतनी इसकी कैपेसिटी पावर है, इतना इस चीज़ को देखा जाएगा, ऐसे करा जाएगा। ये जो ट्रीटी साइन हुई है तो फिलहाल ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, चर्चा में है, सलाल बांध। देखते हैं यहाँ स्पेशल ओकेजन पे कौन कौन शामिल हुए और किन किन लोगों ने इसमें शिरकत करी। सो सबसे पहले हैं हमारे इंपॉर्टेंट पर्सन जो वहाँ पहुँचे, जिनके ऑनर में ये नाम चर्चा में आ रहा है, श्री संजीव नंदन सहाय। श्री संजीव नंदन सहाय जो कि सेक्रेटरी हैं पावर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डिपार्टमेंट है पावर, एनएचपीसी डिपार्टमेंट, जो एनएचपीसी डिपार्टमेंट है उसके जो सेक्रेटरी है श्री संजीव नंदन सहाय, उन्होंने वहाँ पर विजिट करा सलाल बांध पर, जिसकी कैपेसिटी है 690 मेगावाट एनर्जी प्रोड्यूस करना, जो कि जम्मू एंड कश्मीर जो कि अब यूनियन टेरिटरी बन चुकी है। 28 तारीख को उन्होंने विजिट करा और उनके साथ शिरकत करी, शामिल हुए, कंपनीड हुए श्री AK सिंह जो कि CMD एनएचपीसी के, श्री तन्मय कुमार जो कि जॉइंट सेक्रेटरी हैं हाइड्रो मिनिस्ट्री के, जो कि वर्किंग है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अधीन में, श्री रोहित कंसाल जो कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं PDD के, यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर के, एंड श्री रंजन कुमार चीफ जनरल मैनेजर है रीजनल ऑफिस जम्मू कश्मीर के अंदर जो है एनएचपीसी का। और एनएचपीसी जो है उनकी विजिट पावर स्टेशन पर रही, तो उनकी रिमेम्बरेंस में और उनकी प्रेजेंस के अंदर इसको लॉन्च करा गया, जो आप देख रहे हैं उनके नाम के साथ डॉक्टर और संजीव नंदन सहाय की। और ये पर्सन इसमें शामिल रहे, इस बांध के ऊपर इसका रिव्यू वगैरह करा गया, पॉलिसी वगैरह का, और इस वजह से ये बांध है चर्चा में। आगे देखते हैं दूसरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हमारी जो सबसे नज़र आ रही है, हमारी नजर आ रही है MSP ऑपरेशंस ड्यूरिंग खरीफ मार्केटिंग सीजन 2020-21। अभी जैसे कि आप देख रहे हैं अक्टूबर खत्म होने वाला है, हो चुका है, और नवंबर शुरू हो रहा है। खरीफ की क्रॉप्स के बारे में बात करी जा रही है, तो पैडी है, मक्का गेहूं खेती है। तो MSP है हमारा, जो हमारी गवर्नमेंट है वो हर साल क्या करती है, एक मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस जो है उसे लॉन्च करती है। MSP रिप्रेजेंट मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस, मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस या सपोर्ट प्राइस।
ये हर साल गवर्नमेंट लॉन्च करती है किसी भी किसी भी पर्टिकुलर एग्रीकल्चर सिस्टम के लिए कि मिनिमम इतने से इतनी खेती पे दर पे तो सरकार जो है किसी भी किसान से उसकी खेती खरीदेगी। अभी किसान बिल वैसे ही आप बहुत देख रहे थे न्यूज़ में और चर्चा में था, काफ़ी ज़्यादा हड़तालें वगैरह चल रही थी उससे रिलेटेड। तो जो एमएसपी है, क्योंकि इस बार ये पैडी यानी मक्का की खेती बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से हुई है 2020-21 के अंदर सितंबर में सीजन रिलीज हुआ, तो अब खरीफ की क्रॉप की जब कटाई चल रही है तो उस बारे में ये न्यूज़ चर्चा में है। तो जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है हमारी गवर्नमेंट ने जो लॉन्च करा है खरीफ की मार्केटिंग सीजन के लिए, खरीफ के जो मार्केटिंग होने वाली है स्टार्ट उसकी रिगार्डिंग, तो इस बार देखा जा रहा है कि जो पैडी का जो परचेज है, जो मक्का की जो खेती उसका जो परचेज है, जो खरीदारी दर है वो 25.34% पिछले साल के मुकाबले बढ़ोतरी देखी जा रही है। यानी इस बारी मक्का की जो खेती की दर है, खरीदारी जो दर है पिछले साल के मुकाबले जो है 25%, 25.5% ज़्यादा इंक्रीजमेंट दर है। पंजाब ने इसमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करा है, टोटल प्रोडक्शन का तकरीबन 68%, 68% जो भाग है वो केवल पंजाब ने लॉन्च किया है। सो ये किस वजह से चर्चा में एक बार देख लेते हैं। अभी ऑनगोइंग जो खरीफ मार्केटिंग सीजन चल रहा है KSM 2020-21 के लिए, उसमें गवर्नमेंट ने अभी कंट्रीब्यूट करा है खरीफ के ऊपर, क्रॉप के ऊपर 2020-21 के प्लान के तहत। तो जो एमएसपी है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस है फार्मर्स के लिए, उसे एग्जिस्टिंग एमएसपी स्कीम के थ्रू लॉन्च करा गया है। जो हमारी एमएसपी स्कीम्स होती है, मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस स्कीम्स जो होती हैं गवर्नमेंट की, उसके तहत लॉन्च करा गया। और इस लॉन्च के बाद उन्होंने जो न्यूज़ जारी करी हुई है कि इस बारी मक्का की खेती के अंदर, पैडी की के अंदर 25.5% का इंक्रीज हो रहा है। पैडी प्रोड्यूसमेंट फॉर खरीफ मार्केटिंग सीजन 2020-21 इज कंटिन्यूइंग स्मूथली इन द प्रोक्यूरिंग स्टेट यूनियन टेरिटरी ऑफ पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तराखंड, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, केरला एंड गुजरात with the purchase of the over 179.827 मिली टन ऑफ द पैडी अप टू 2810 2020। पिछले साल के मुकाबले इस बारी जो प्रोडक्शन हुई है और लोकोमोटिव टन के अंदर, मिली टन्स के अंदर 169.827 की दर से इंक्रीजमेंट हुई है। 28 अक्टूबर 2020 को रिपोर्ट दी गई। और जिन स्टेट्स ने सबसे ज़्यादा पैदावार करी उसके अंदर सबसे पहला नाम है पंजाब का, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तराखंड, चंडीगढ़। हमारे ज़्यादातर आप देख रहे हैं पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश हमारी नॉर्दर्न इंडिया का पार्ट है, तमिलनाडु और हमारा उत्तराखंड भी नॉर्दर्न इंडिया का पार्ट है, चंडीगढ़ और जम्मू एंड कश्मीर सिर्फ हमारे सर्दर्न पार्ट के अंदर, मिडिल में हमारा गुजरात है, तमिलनाडु, केरला जो हमारे सर्दर्न पार्ट के अंदर है। तो इस बारी इन डिफरेंट स्टेट्स ने काफ़ी ज़्यादा पैदावार करी गई है। इस साल जो पैदावार लोकोमोटिव टन्स में हुई वो 169 की हुई है। 28 अक्टूबर को ये रिपोर्ट जारी करी गई। लास्ट ईयर के मुकाबले जो इसका परचेज था केवल 173.47 लोकोमोटिव टन था, जो कि ये दिखाता है कि इस बारी 25.5% की पिछले साल के मुकाबले बढ़ोतरी हुई है। और जो परचेज है उसमें टोटल 179.83 लोकोमोटिव टन का इंक्रीजमेंट हुआ है। तो पैडी की खेती इस बारी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। अभी आपको मैप के बेसिकली डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंटेड है जो गवर्नमेंट ने रिलीज करा है। सो इसमें हम देखते हैं बार ग्राफ के अंदर क्या चीज़ है। पैडी के जो प्रोडक्शन है किलोमीटर टन्स के अंदर 28 तारीख को रिलीज करा गया। तो पिछले साल 2019-20 के अंदर ये सिर्फ 173.47 था, जो कि इस बारी 25.5% बढ़ के 2020-21 में 179.83 है। तो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि ऐसी कौन सी क्रॉप प्रोडक्शन है जो इस बारी सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चर हो रही है, पैडी की है, कितने % की दर नज़र आ रही है, 25.43% की दर, यानी 25.5% के आसपास की बढ़ोतरी दर दिखाई दी है। ये एमएसपी है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस है लैक के अंदर, जो कि इस बारी 3395135 रहा। और जिन फार्मर्स को इसका बेनिफिट मिला वो गिनती में इतने हैं। और अगर वे देखें कि किन स्टेट्स ने सबसे ज़्यादा इसके अंदर प्रोडक्शन करा है तो वो बार ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंटेड है। ये ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है पाई चार्ट हमारा खरीफ मैनेजमेंट सिस्टम को या खरीफ मार्केटिंग स्कीम को, जो कि 2020 के लिए लॉन्च हुई है। इसके अंदर डिफरेंट स्टेट्स ने जो पैडी की प्रोडक्शन करी है, इसमें सबसे ज़्यादा आगे जो शामिल रहा है, पहले नंबर पे पंजाब है और दूसरे नंबर पे हमारा हरियाणा रहा है। इकलौते पंजाब ने 68% की भागीदारी दी है और हरियाणा ने 26.5% की भागीदारी दी है क्रॉप प्रोडक्शन में, यानी पैडी की प्रोडक्शन में। सो विच स्टेट हैज प्रोड्यूसिंग मोर पैडी प्रोडक्शन दिस ईयर? द पंजाब इज द फर्स्ट नेम विद 68% कॉन्ट्रीब्यूशन। तीसरी इंपॉर्टेंट खबर हमारी जो नज़र आ रही है वो नज़र आ रही है, इंडियन ऑयल ने अभी अभी लॉन्च करा है एक
इंडियन रिफिल बुकिंग नंबर, जो कि आप देख रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इंडियन ऑयल ने अभी एक नया प्रोग्राम लॉन्च करा है, एक नई चीज लॉन्च करी है, कॉमन इंडियन रिफिल बुकिंग नंबर है, जो कि पूरी की पूरी इंडिया में लागू होगा, पूरी की पूरी इंडिया में शामिल होगा। और ये क्या है, इंडियन ऑयल जो है हमारे एक पीएसयू है, और इन्होंने जो वर्क करता है, ये जो इंडियन एलपीजी सिलेंडर्स होते हैं इंडियन के जो घरों में आते हैं, उसकी बुकिंग के लिए पूरी की पूरी इंडिया में वन नेशन वन नंबर टू दी ऑल टेलीकॉम सेंटर्स के लिए लागू करा है, ताकि कस्टमर्स की कन्विंस के लिए देखा जा सके कि इंसान कहीं से भी कहीं मूव करे तो उसको बेनिफिट रहे, डिफरेंट डिफरेंट पेपर वर्क में ना जाया जाए, क्योंकि पैंडेमिक सिचुएशन है और एक नंबर से आपके सारे काम सॉल्व हो। सो ये इनिशिएट लिया गया है किस चीज़ के लिए, बुकिंग को ईजी करने के लिए कस्टमर्स की। और ये बेसिकली इंडियन जो है ये एलपीजी सिलेंडर है, जो कि घर में इस्तेमाल होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो इंडियन ऑयल ने अभी अभी स्टार्ट करा है वन कॉमन नंबर, जो कि इंडियन एलपीजी सिलेंडर बुकिंग जो होते हैं उनकी पूरी की पूरी इंडिया में लागू करने के लिए, और ये कस्टमर कन्विंस के लिए लागू किया गया। तो जो कॉमन बुकिंग नंबर है, तो जो कॉमन बुकिंग नंबर है जो कि एलपीजी रिफिल के लिए इस्तेमाल करा जाएगा पूरी कंट्री में, नंबर आपके सामने हाजिर है 7718955555, 7718955555 और 5, यानी 5 टाइम 5 है बेसिकली। सो ये नंबर हमारा 24/7 कस्टमर सर्विसेज के लिए एप्लीकेबल रहेगा और अवेलेबल रहेगा। और जो कॉमन नंबर है ये हमारा पूरी ऑल इंडियन एलपीजी रिफिल बुकिंग में काम होगा, थ्रू एसएमएस और आईवीआर सिस्टम के थ्रू आप इसको बुक कर सकते हैं। ये स्टेप लिया गया है कस्टमर सर्विसेज और कस्टमर कन्वेंस को बूस्ट करने के लिए, ताकि लोग जो हमारे उपभोक्ता हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा सर्विसेज प्रोवाइड करी जा सकें और कम से कम टाइम फ्रेम में ये कंप्लीट हो। बुकिंग इजी करने के लिए एलपीजी सिलेंडर्स और इंडियन सिलेंडर की, और इंडियन सिलेंडर्स हैं जो एलपीजी के लिए आते हैं उनकी इजी बुकिंग करने के लिए। इसका मतलब है कि जो कस्टमर्स हैं अगर किसी एक टेलीकॉम सर्कल से किसी दूसरे स्टेट में या किसी दूसरे बुकिंग एरिया में जाते हैं तो ये नंबर कॉमनली सेम रहेगा। अगर कोई दिल्ली से उठ के तमिलनाडु चला जाता है तो उसको अलग से रजिस्ट्रेशन नहीं करना पड़ेगा। with the one single number they can directly book the Indian LPG सिलेंडर। सो ये इस बार चर्चा में है इस वजह से, क्योंकि इंडियन ऑयल ने इसे लॉन्च करा है। अगली सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज नजर आ रही है जो खबर में चर्चाओं में जो चल रही है, जल मिनिस्ट्री के द्वारा, वाटर मिनिस्ट्री के द्वारा तो जो जल शक्ति मिनिस्ट्री हमारी, जो जल संसाधन मिनिस्ट्री है, उन्होंने अभी रिव्यू करा है किस चीज को, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जल जीवन मिशन इन केरला। केरला स्टेट के अंदर जो जल शक्ति मिनिस्ट्री है उसका जो मिशन है जल जीवन मिशन जेजेएम, उसकी पॉलिसीज को, उसकी इम्प्लीमेंटेशन को रिव्यू करा गया है केरला के अंदर। देखते हैं क्या ये चीज। तो मिनिस्ट्री ऑफ जो जल शक्ति है उसने अभी अभी वर्किंग स्टार्ट करी है स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के साथ। जो मिनिस्ट्री है हमारी जल शक्ति, वो अलग अलग स्टेट्स और अलग अलग यूनियन टेरिटरीज के साथ इस मिशन को लागू करने के लिए काम करती है, इंप्लीमेंटेशन करने के लिए। किसको? जल जीवन मिशन को, जो कि यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है जल जीवन मिशन। अभी किस वजह से ये प्रोग्राम क्यों लॉन्च करा गया? क्योंकि जल जीवन मिशन का मतलब है कि वाटर को सेव करा जाए, सस्टेनेबली रखा जाए, और हर रूरल एरिया के अंदर 2024 तक ये इस मिशन का मेन मोटिव है कि पेयजल जो है हमारा ड्रिंकिंग वाटर है 2024 तक हर गांव में पहुंचना चाहिए, हर घर में पहुंचना चाहिए, पर पर्सन पर पहुंचना चाहिए, कम से कम मिनिमम 55 लीटर प्रति दर के हिसाब से। तो अब देखते हैं क्या चीज़ है विच इन्वेसाइज, जिस चीज़ पे इसमें इन्वेसाइज करा जा रहा है कि मिनिमम 55 लीटर पोर्टेबल जो वाटर है, पेयजल जो है वो प्रति व्यक्ति पर डे पर पहुंचाया जा सके टैप वाटर के थ्रू, यानी पानी संसाधन के थ्रू। और इस कनेक्शन और हर रूरल एरिया को, हर गांव देहात को वाटर कनेक्शन के साथ जोड़ा जाए, और ये 2024 तक लाने का प्लान है। सो केरला जो है इस चीज़ की प्लानिंग कर रहा है कि 100% टैप वाटर कनेक्शन ला दिए जाए, 100% पेयजल की जो सुविधा है, कनेक्शन जो है पानी के, वो पहुंचा दिए जाएं रूरल हाउस होल्ड में, यानी गांव देहात के अंदर आने वाले घरों में 2023-24 के 5 ईयर प्लान के तहत। सो ये इस वजह से न्यूज़ में है कि जो चल रहा है जल जीवन मिशन, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये क्या है ये मिशन। इस मिशन के बारे में थोड़ा सा मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं इंपॉर्टेंट क्या चीज़ रहेगी। तो जो जल जीवन मिशन है ये एक डिसेंट्रलाइज, डिमांडेड ड्राइवन, कम्युनिटी मैनेज प्रोग्राम है। ये वर्ड क्यों लिखे गए हैं? कुछ हमारे जो इकोनॉमिक्स के अंदर मार्केटिंग ड्राइविंग फोर्सेस जो होती हैं, या गुड्स ड्राइवन जो फोर्सेस होती हैं, जिसकी वजह से किसी भी चीज़ की उपभोक्ताओं के तौर पर
या प्रोडक्शन के तौर पर या मार्केटिंग के तौर पर चीज़ों का मैन्युफैक्चर होना और मार्केटिंग होना ज़्यादा बढ़ जाता है, तो ये कुछ ड्राइविंग फोर्सेज होती हैं। तो इस जल जीवन मिशन को जो लॉन्च करा गया है सेंट्रल गवर्नमेंट यानी यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा, जो कि केरला में इसकी पॉलिसी को रिव्यू करा गया है, तो ये क्या है, किस वजह से ये चर्चा में है। सो जो जल जीवन मिशन है ये एक डिसेंट्रलाइज्ड है मिशन, और ये डिमांड ड्राइवन फोर्स पे वर्क करता है। कम्युनिटी के द्वारा मैनेज करा जा रहा है इस प्रोग्राम को, छोटे स्तर पर, छोटे लेवल कम्युनिटी प्रोग्राम के द्वारा, और मिडिल स्तर पर और हायर अथॉरिटीज़ के द्वारा मैनेज करा जा रहा है। सो गांव देहात के अंदर, क्योंकि हम जानते हैं ग्राम पंचायत वगैरह ही होती हैं, तो उनके द्वारा इस प्रोग्राम को मैनेज करा जा रहा है और इम्प्लीमेंट करा जा रहा है। तो जो लोकल विलेजेस कम्युनिटीज़ हैं, LVC लोकल विलेज कम्युनिटी, और जो ग्राम पंचायत वगैरह है हमारी, वो यूज़र ग्रुप के द्वारा, उनके जो उपभोक्तागण हैं या उनके जो कार्यरत व्यक्ति हैं, उनके द्वारा एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहे हैं इसकी जल जीवन मिशन की प्लानिंग के अंदर, उसकी इम्प्लीमेंटेशन के अंदर, उसकी मैनेजमेंट और उसके ऑपरेशंस के अंदर, ताकि जो मेंटेनेंस है वाटर सप्लाई की वो अच्छे तरीके हो सके, और हर गांव में एक लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी के साथ, एक लॉन्ग टर्म वर्क के साथ इस प्लान को अप्रोच करा जा सके, और पेयजल जो है हमारा वो डिफरेंट एरिया तक पहुंच सके, हर गांव देहात में पहुंच सके। सो इस वजह से ये न्यूज़ में है, इम्पॉर्टेंट है, और ये चर्चा में चल रहा है। अगली इंपॉर्टेंट खबर नज़र आ रही है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री से। जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है हमारी श्रम एवं मंत्रालय, तो वहाँ से एक न्यूज़ रिलीज हुई है कि जो इंडेक्स है हमारी, जो 8 कोर इंडस्ट्रीज हैं, जो हमारी प्राथमिक उद्योग हैं, किसी भी कंट्री के जो प्राइमरी इंडस्ट्रीज होती हैं, वहाँ से उनका GDP और GNP काउंट होता है, और उनका प्रोडक्शन, उनका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट काउंट करा जाता है, जिसकी वजह से उन अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज़ में शामिल करा जाता है। सो ये जो 8 कोर इंडस्ट्रीज़ हैं, किसी भी GDP का एक बहुत इंपॉर्टेंट भाग होती है कि उनके जो किसी भी पर्टिकुलर टेरिटरी का जो GDP काउंट करना है, तो उनके अंदर जो बेसिक कोर इंडस्ट्रीज़ हैं किसी भी देश की, वो कितना मैन्युफैक्चर कर रही हैं, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, और वो कितनी प्रोडक्शन कर रही हैं, कितना इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर रही हैं, इसके बिहार पर उनको अलग अलग इंडेक्स में रखा जाता है। तो हमारी 8 कोर जो इंडस्ट्रीज़ हैं भारत की, उनका एक डेटा रिलीज़ करा गया है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री के द्वारा, और वो 8 मिनिस्ट्री कौन कौन सी देख लेते हैं। तो इसको किसने रिलीज़ करा है, किसके ऑफिस से ये न्यूज़ निकली है, तो जो हमारा ऑफिस है इकोनॉमिक एडवाइज़र का, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, आंतरिक मामलों पे और आंतरिक कुटीर उद्योगों की सलाह और मशवरे के लिए जो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एडवाइज़र है, उन्होंने इस न्यूज़ को रिलीज़ करा है, इंडेक्स रिलीज़ करा है 8 हमारी कोर इंडस्ट्रीज़ का, मुख्य उद्योग क्षेत्रों का, जो कि सितंबर 2020 के लिए है। पिछले साल भी इसको निकाला गया था 2019 में, हर साल ये रिव्यू करा जाता है। तो ये जो कंबाइंड इंडेक्स है, ये देखा जा रहा है इस बारी इन 8 इंडस्ट्रीज़ का, इस बारी सिर्फ 119.7 रहा है सितंबर 2020 में, जबकि पिछले साल देखा जाए तो इसमें 0.8% की जो है गिरावट देखी गई है। यानी इस बार हमारा जो GDP है वो डाउन में जा रहा है, क्योंकि हमारी कोर इंडस्ट्रीज जो है डाउन में जा रही हैं, और सितंबर 2019 के मुकाबले जो हमारी कम्युलेटिव ग्रोथ है, जो हमारी GDPs की, हमारी इंडस्ट्रीज की कम्युलेटिव ग्रोथ है, वो बढ़ने की जगह 0.8% की दर से नीचे देखी जा रही है। पिछले साल जो कि 0 पॉइंट समथिंग था, इस बार ये -37.9 पे है, जो पिछले साल -21.4 पर रन कर रहा था 2019 में, अक्टूबर सितंबर 19, अक्टूबर नवंबर 19, और 20 के आते आते मार्च 20 के पास जो है अप्रॉक्सीमेटली -37.9, और अभी मई और जून सेशन देखें तो सितंबर में ये -0.8 की दर पर पहुंच चुका है। इस टाइम जो सिचुएशन आप ग्राफ में देख रहे हैं, -0.8 की दर पर हमारा ये कोर चल रहा है। यानी पिछले साल से देखा जाए तो सितंबर 2019 में ये नेगेटिव होना शुरू हुआ था, -5.1 दर की प्रतिशत से गिरावट होनी शुरू हुई थी। बीच में नवंबर, दिसंबर और जनवरी और फरवरी के अंदर इसके अंदर बढ़ावट देखी जा रही है कि हमारी इन कोर इंडस्ट्रीज ने बढ़ावट करी थी, और उसके बाद मार्च 20 के बाद जैसे ही लॉकडाउन शुरू हुआ, ये सारा का सारा डाउनफॉल में आ चुका है। मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई के अंदर ये इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा डाउन स्लोप रही, क्योंकि प्रोडक्शन यूनिट बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी, और इस वजह से बिल्कुल डाउन में था उस टाइम, -37.9 था, और अब गिरावट की दर देखी जा रही है 0.8%, क्योंकि धीरे धीरे चीज़ें ओपन हो रही हैं, तो मार्केट पॉलिसीज़ काम करना शुरू कर रही हैं। अब इसके बारे में देखते हैं कि उन्होंने क्या क्या रिलीज़ करा है। तो हमारी जो 8 मुख्य कोर इंडस्ट्रीज़ हैं उनके बारे में भी देख लेते हैं क्या है। सो जो इंडेक्स की समरी आपको दिखाई गई है, सबसे पहली हमारी कोर इंडस्ट्री है कोल, यानी कोयला मंत्रालय जो आता है,
कोल प्रोडक्शन का जो वेट था पहले इतना था, जो कि इंक्रीज हुआ 21.2% की दर से सितंबर 2020 में, और सितंबर 2019 में इतना था। इसकी जो कम्युलेटिव इंडेक्स है वो डिक्लाइन करा है 6.1% की दर से, यानी कोयले में तकरीबन 6.1% की दर की गिरावट देखी गई है अप्रैल से लेकर सितंबर 2020-21 तक। कॉरस्पॉन्डिंग टाइम में दूसरी हमारी जो कोर इंडस्ट्री है वो हमारी क्रूड ऑयल की यानी कच्चे तेल की होती है। क्रूड ऑयल प्रोडक्शन जो है 8.98% की डिक्लाइन देखी गई है इसके अंदर भी, यानी 6.0% की दर से गिरावट देखी गई है सितंबर 2020 के अंदर इसकी। सितंबर 2019 के मुकाबले पिछले साल से कंपेयर करें तो एक साल के अंदर तकरीबन 6.0 जो है 6.0 की जो है परसेंटेज ऑफ गिरावट देखी गई है क्रूड ऑयल इंडस्ट्री के अंदर, और ये सितंबर 2019 की लास्ट स्टेटमेंट थी। तो कम्युलेटिव इंडेक्स दिखाता है कि ओवरऑल 6.1% की जो है गिरावट देखी गई है अप्रैल से लेकर सितंबर तक के रिव्यू में 2020 में, और ये कॉरस्पॉन्डिंग 20 से 21 के लिए देखा जाएगा। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री जो हमारी है जिसे हम कोर मिनिस्ट्री बोलते हैं अपनी, वो है हमारी नेचुरल गैस की, प्राकृतिक गैस की। तो जो नेचुरल गैस की प्रोडक्शन है जो उसका वेट 6.88% का यानी 6.88% का डिक्लाइन देखा गया, यानी अप्रॉक्सीमेटली 10.6% इन दिसंबर 2020 ओवर सितंबर 2019, एंड इस कम्युलेटिव इंडेक्स डिक्लाइंड बाय 13.23% ड्यूरिंग द अप्रैल टू सितंबर, और तकरीबन 13.2 की दर से गिरावट देखी गई है। यानी हर चीज़ अभी फिलहाल प्रोडक्शन जो है, जो हमारी तीन कोर इंडस्ट्रीज हैं, कोयल हो गई, कोल यानी कोयला, दूसरा क्रूड ऑयल कच्चा तेल, तीसरी नेचुरल गैस, गिरावट में है। ये 6% से, ये 6.0% से, और ये 13.5% की दर से। अगला देख लेते हैं क्या आ रहा है हमारे पास न्यूज़ में इंपॉर्टेंट। अगली जो हमारी देखी जा रही है वो आ रही है हमारी रिफाइनरी प्रोडक्ट से रिलेटेड। जो हमारी रिफाइनरी प्रोडक्ट्स हैं उनके अंदर भी गिरावट देखी जा रही है। तो जो पेट्रोलियम रिफाइनिंग प्रोडक्शन थी वो 28.24% की थी, और 9.5% का इसके अंदर डिक्लाइन देखा गया है सितंबर 2020 के अंदर। तो हमारी जो रिफाइनरी प्रोडक्ट्स हैं, जो रिफाइन से बनने वाले रिफाइनरी करके जो प्रोडक्ट हैं, उनके अंदर भी 9.5% की गिरावट देखी जा रही है, जो कि सितंबर 2019 में ज़्यादा थी, और अब उसकी कम्युलेटिव इंडेक्स जो है 16.34% है। तो अप्रैल से लेकर सितंबर 2020-21 के प्लान के अंदर इसको फर्दर रिव्यू करा जाएगा। चौथी सबसे इंपॉर्टेंट आती है हमारी कोर इंडस्ट्री फर्टिलाइजर। तो फर्टिलाइजर की जो प्रोडक्शन है वो पहले 2.63% की थी, जिनका इस्तेमाल अलग अलग इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में भी होता है, प्रोडक्शन यूनिट्स में भी होता है, सेकेंडरी मार्केट्स में भी होता है, प्राइमरी सेक्टर में भी होता है फर्टिलाइजर्स का यूज, सेकेंडरी सेक्टर में भी होता है फर्टिलाइजर्स का यूज। तो तकरीबन 2020 सितंबर के अंदर इसके अंदर भी 0.3% की डिक्लाइन देखी जा रही है, यानी 0.3 की। तो सबसे पहली यही एक इंडस्ट्री है जिसके ऊपर बहुत कम असर पड़ा है पैंडेमिक सिचुएशन का, फर्टिलाइजर्स प्रॉपर्ली बन रहे, क्योंकि जितने भी केमिकल गुड्स हैं वो फर्टिलाइजर के अंदर ही आ जाते हैं। ये सभी केमिकल प्रोडक्शन जो है सभी फर्टिलाइजर सिस्टम के अंदर आ जाते हैं। तो इनकी प्रोडक्शन में गिरावट जो देखी जा रही है सिर्फ 0.3% की देखी गई है। तो जो इसका कम्युलेटिव इंडेक्स है वो 3.7% था ड्यूरिंग अप्रैल टू सितंबर में, और अब इसको फर्दर रिव्यू करा जाएगा अगले साल। पांचवी हमारी इंपॉर्टेंट नज़र आ रही है स्टील, यानी इस्पात का जो है हमारा, तो स्टील प्लांट है। स्टील प्रोडक्शन जो है पिछले साल 17.92% की दर पे था, जो कि इंक्रीज हुआ है 0.9% पर सितंबर 2020 में, तो और मुकाबले सितंबर 2019 के। तो इस कम्युलेटिव इंडेक्स के अंदर हम देख पा रहे हैं कि इट इज़ डिक्लाइंड बाय 26.7% ड्यूरिंग अप्रैल टू सितंबर, और इस साल स्टील यानी इस्पात के उद्योग में ओवरऑल अगर देखा जाए तो 26.7% का इसमें गिरावट आई है पिछले साल के मुकाबले। 26.7% की गिरावट आई है। छठा जो इंपॉर्टेंट उद्योग है हमारा वो सीमेंट है। सीमेंट प्रोडक्शन के अंदर पिछले साल 5.37% था, जो कि डिक्लाइन हुआ है 3.5% का। तो सीमेंट के उद्योग के भी अंदर हमारी 3.5% की गिरावट देखी जा रही है सितंबर 2020 में, और जो कि पिछले साल इससे ज़्यादा था, इतने पर था। इलेक्ट्रिसिटी हमारा जो है सातवां नज़र आ रहा है, यानी विद्युत का। तो इलेक्ट्रिसिटी को अगर आप देखते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेशन है वो पिछले साल 19.85% थी,
जो कि इंक्रीज हुई है 3.7% के हिसाब से 2020 सितंबर में। और ओवरऑल देखा जाए तो इसकी कम्युलेटिव इंडेक्स के अंदर ये 8.24% ड्यूरिंग अप्रैल टू सितंबर में डिक्लाइन में है। तो इस साल अप्रैल से लेकर सितंबर के अंदर भी जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी, जो हमारी विद्युत उत्पादन है उसके अंदर भी अप्रॉक्सीमेटली 8.2% की गिरावट की दर देखी गई है। तो हमारे ये उद्योग हैं जो हमने पीछे देखे अभी, इनके अंदर अलग अलग तरीके से गिरावट हो रही है। सबसे पहला पीछे आया है हमारे पास कोल, फिर हमारा क्रूड ऑयल, फिर नेचुरल गैस, फिर रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, फिर फर्टिलाइजर्स, फिर स्टील, फिर इलेक्ट्रिसिटी और फिर सीमेंट आया। ये हमारे कोर इंडस्ट्रीज हैं जो कि किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर इंपॉर्टेंट होते हैं, किसी भी इकोनॉमी सेक्टर के लिए, और ये इस वजह से इस बार चर्चा में है। और अगली इम्पॉर्टेंट न्यूज़ जो दिखाई दे रही है वो ये आ रही है इंटरनेशनल रिलेशन से। ये न्यूज़ है जीएस पेपर 2 के अंदर, आप इसे इंपॉर्टेंट मान सकते हैं। जीएस पेपर पॉइंट 2 के अंदर आता है हमारा इंटरनेशनल रिलेशंस। और ये क्यों न्यूज़ चर्चा में है, किस वजह से चर्चा में है, तो हमारे पास आ रहा है कि यूनाइटेड स्टेट्स जो है हमारा सपोर्ट कर रहा है इंडिया के डिफेंस सिस्टम को ऑफ द टेरिटरी। देखते हैं यूएस टू सपोर्ट इंडियाज डिफेंस ऑफ द टेरिटरी। यूएस ने यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने इंडिया की जो डिफेंस सिस्टम है उसकी पूरी मदद करेगा उसकी टेरिटरी को स्टोर करने के लिए। क्या है, किस वजह से ये न्यूज़ इतनी चर्चा में आ रही है, एक बार देख लेते हैं। जो थर्ड इंडिया हमारा यूनाइटेड, जो हमारी थर्ड न्यूज़ आ रही है, ये इंडिया और यूएस के बीच में 2+2 डायलॉग मीटिंग हुई थी जो कि न्यू दिल्ली में हुई थी। ये 2+2 वर्क क्या है, 2 मिनिस्टर्स अवेलेबल होते हैं, एक जॉइंट सेक्रेटरी और एक अंडर सेक्रेटरी। ये दोनों अलग अलग स्टेट्स कंट्री के दो अलग अलग हायर अथॉरिटी और हायर ऑफिशियल्स रिप्रेजेंट होते हैं मीटिंग के अंदर, डिफेंस से और फॉरेन मिनिस्ट्री से। एक डिफेंस मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी हेड होते हैं और एक फॉरेन मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी हेड होते हैं, इंडिया की तरफ से भी और 2 उनकी तरफ से भी। इसलिए इस मीटिंग को 2+2 बायबैक पॉलिकन कहा जाता है। इस मीटिंग की डिटेल अगर देखी जाए तो इस बारी कौन कौन इस मीटिंग में शामिल है और क्यों अमेरिका ने इंडिया की जो टेरिटरी है उसको डिफेंस सिस्टम प्रोवाइड करने के लिए कहा। यूएस के जो सेक्रेटरी हैं ऑफ स्टेट asserted that United States will support India to defend its territorial sovereignty and liberty। यूएस के जो हमारे स्टेट एसेशन से रिलेटेड और हमारे उनके जो यूनाइटेड स्टेट के हेड हैं, उन्होंने सेक्रेटरी ने उनको ये स्टेटमेंट जारी करी है यूनाइटेड स्टेट के सेक्रेटरी ने कि वो इंडिया की पूरी मदद करेंगे और डिफेंड करेंगे उनकी टेरिटरी के अंदर सॉवरेनिटी यानी संप्रभुता और लिबर्टी, एकाग्रता को मेंटेन करने के लिए। तो द कमेंट हिंट एट द ऑनगोइंग टेंशन बिटवीन चाइना इंडिया इन ईस्टर्न लद्दाख। और ये स्टेटमेंट क्यों जारी करी गई, क्योंकि अभी इंडिया का चाइना के साथ एक विवाद चल रहा है ईस्टर्न लद्दाख में। जो लद्दाख का ईस्टर्न रीजन है उसके ऊपर इंडिया और चाइना के बीच में विवाद चल रहा है और उसके ऊपर यूएस ने ये स्टेटमेंट जारी करी कि इंडिया की वो पूरी मदद करेंगे। उनके सेक्रेटरी ने ये स्टेटमेंट जारी करी। ही ऑल्सो रेफर टू द ग्रेटर थ्रेट्स पोस्ड बाय चाइना इन द एशिया पैसिफिक रीजन। पैसिफिक के हिसाब से देखा जाए यानी ओशन गैलेक्सियंस के हिसाब से देखा जाए तो चाइना ने अभी एशिया पैसिफिक जो ओशन है, एशिया महाद्वीप का जो पैसिफिक रीजन, प्रशांत महासागर का जो रीजन है, नीचे बेल्ट जो है, उसके अंदर अपनी मिसाइल सिस्टम्स और अपनी मिलिटेंट्स को लगाना शुरू कर दिया है। तो एक टेंशन क्रिएट होनी शुरू हो गई है इंटरनेशनल लेवल पर, और इस चीज़ को कॉम्बैट करने के लिए इंडिया और यूएस के अंदर 2+2 बायलैटरल मीटिंग हुई। और उस मीटिंग में जो वहाँ के अंडर सेक्रेटरी उन्होंने ये जारी करा कि जो इंडिया और चाइना का ईस्टर्न लद्दाख में विरोध चल रहा है और टेंशन चल रही है उसमें वो पूरी मदद करेंगे और इंडिया के अंदर सोवरेनिटी और लिबर्टी को मेंटेन करने के लिए वो इंडिया के हर चीज़ से हर साथ में खड़े हैं। और उन्होंने ये भी स्टेटमेंट जारी करी कि चाइना के जो साउथ ईस्ट एशिया के अंदर पैसिफिक ओशन में यानी प्रशांत महासागर में जो बढ़ते हुए कदम है उसके ऊपर भी पूरी देखरेख करी जा रही है। तो जो जॉइंट स्टेटमेंट एम्फेसाइज करी गई, कोड ऑफ कंडक्ट इन दी साउथ चाइना सी, साउथ चाइना यानी दक्षिणी चाइना महासागर जो है उसके अंदर एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी करते हुए उन्होंने कहा, शुड नॉट प्रिजुडाइज द लेजिटिमेट राइट्स एंड इंटरेस्ट ऑफ एनी नेशन इन अकॉर्डेंस विद द इंटरनेशनल लॉ। साउथ चाइना सी के अंदर उनके बढ़ते हुए कदम और प्रशांत महासागर के अंदर उनके बिठाए गए जो मिलिटेंट्स हैं और जो उनका डिफेंस सिस्टम स्ट्रॉन्ग करा जा रहा है, चाइना जिस हिसाब से अपनी आक्रोश दिखाने की कोशिश कर रहा है, उन चीज़ों को रोकते हुए और उन चीज़ों के ऊपर मद्देनजर रखते हुए उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी करी
कि किसी भी चीज को इंटरनेशनल लॉ के तहत यानी अंतर्राष्ट्रीय कानून के साथ मद्देनजर रखते हुए क्रिटिसाइज नहीं करा जाएगा और ना ही उसको लाइटली छोड़ा जाएगा। और ये सिस्टम जो है लीगल राइट्स को, लिटिगेट्स राइट्स को मेंटेन करा जाएगा और किसी भी नेशन के जो लेगिटिमेट राइट्स हैं यानी जो लेजिस्लेशन से यानी कार्यपालिका से रिलेटेड जो अधिकार हैं उनके इंटरेस्ट में और उनके अकॉर्डेंस में किसी भी इंटरनेशनल कार्यवाही को नहीं छेड़ा जाएगा। The two sides have decided to expand joint capacity building activity with the partner countries in the Indo-Pacific region। और दोनों ने राष्ट्रों ने मिलकर ये भी संधि साइन करी कि इंडिया पैसिफिक रीजन के अंदर भारत का जो अरब महासागर का रीजन है, भारत के अंदर जो ये इंडियन पार्ट है सर्दन का, तो ये जो श्रीलंका के और इस पोर्शन के बीच में जो प्रशांत महासागर का, ये हिंद महासागर का पार्ट है, तो प्रशांत महासागर का जो नीचे वाला पार्ट है इसके अंदर भी दोनों देश मिलके जो है अपनी ट्रीटीज के तहत आगे बढ़ते हुए अपने पैरों को जमाएंगे और नए नए रिजिम्स को साइन करेंगे। इंडिया हैज अनाउंस द साइनिंग ऑफ द बेसिक एक्सचेंज एंड कॉपरेशन एग्रीमेंट। ये इस बार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है न्यूज में। बेका, बेका क्या चीज है? भारत ने अभी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के साथ एक कोड ऑफ बिल साइन करा है जिसका नाम है बेसिक एक्सचेंज एंड कॉपरेशन एग्रीमेंट। प्राथमिक चीजों का एक्सचेंज यानी बदलाव और कॉपरेशन यानी एक दूसरे का समन्वय तौर पर और भाईचारे के तौर पर साथ देना, इसका नाम है बेका, बेसिक एक्सचेंज एंड कॉपरेशन एग्रीमेंट। बेका पे साइन करा गया जो कि जियो स्पेशल कॉपरेशन है विद द यूएस यूनाइटेड स्टेट्स के साथ। सो ये न्यूज इस वजह से चर्चा में है। ये इसकी होगी डिटेल्स ऑफ मीटिंग की, मीटिंग के अंदर ये डिटेल्स रही जो चर्चा में रही और क्या उन्होंने बात करी। आगे इंपॉर्टेंट देख लेते हैं, ये हमारे पास फोटो आ चुकी है जो मीटिंग में शामिल थे। श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे दो डिफेंस सिस्टम विंग के जो यूनाइटेड स्टेट्स को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उनके जॉइंट सेक्रेटरी डिफेंस सिस्टम के और उनके जॉइंट सेक्रेटरी जो कि डिफेंस मिनिस्ट्री से हैं, डिफेंस सेक्रेटरी हेड उनके और उनके फिनांस सेक्रेटरी हेड और इंटरनेशनल रिलेशन सुपीरियर हेड जो थे मीटिंग में शामिल थे हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ। और इन्होंने इस बायलैटरल मीटिंग के दौरान इन चीज़ों पे और चाइना के बढ़ते हुए इरादों के ऊपर ध्यान रखते हुए ये चीज़ें साइन करी और एक दूसरे के साथ कॉर्पोरेट बेका सीन डायल बेका जो कॉपरेशन बिल है उस पर साइन करा। आगे देखते हैं, दूसरी सबसे बड़ी खबर जो नजर आ रही है वो भी आईआर से रिलेटेड है, इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड है, जीएस पेपर 2 के अंदर है। क्या है ये न्यूज़, क्यों खासियत में देख लेते हैं। तो यूनाइटेड स्टेट ने अभी अभी बेका है डिफेंस सिस्टम जो कि 2.4 बिलियन का है ताइवान को। ताइवान जो कि एक गल्फियन कंट्री है, यूनाइटेड स्टेट्स ने अभी अभी एक डिफेंस सिस्टम उनको सेल आउट करा है उनकी सिक्योरिटी के लिए जो कि 2.4 बिलियन का है। क्या है ये डिफेंस सिस्टम और क्यों ताइवान को दिया गया है, क्या इंपॉर्टेंट चीजें देख लेते हैं। सो द यूएस हैज सेड दैट इट हैज अप्रूव्ड ए 2.4 बिलियन सेल ऑफ 100 हार्पून कोस्टल डिफेंस सिस्टम टू ताइवान। तो यूएस ने, यूनाइटेड स्टेट्स ने अभी अभी 2.4 बिलियन की दर, कोस्ट दर के 100 हार्पून जो कोस्टल डिफेंस सिस्टम है, तटीय सुरक्षा व्यवस्था के लिए जो पोर्ट होते हैं, जो समुद्र वगैरह उनकी समुद्री टच पे जो रेखा पे सिस्टम, डिफेंस सिस्टम यानी सुरक्षा केंद्र के मद्देनजर रखते हुए एक डिफेंस सिस्टम जो लॉन्च करा जाता है। तो यूएस ने अभी अभी ताइवान को वो एक डिफेंस सिस्टम जो है जो कि प्राइस पे है 2.4 बिलियन की, 100 हार्पून्स इन मशीन्स का नाम है, टैंक्स का नाम है जो उनको दिए गए हैं और इनकी जो कॉस्ट है वो 2.4 बिलियन है। क्यों दिए, क्यों रहा यूएसए का साथ ताइवान का ये एग्रीमेंट, कैसे उनको दिए गए, क्या इसका बायलैटरल रीजन है, क्यों यूएस ने ताइवान को ये दिए हैं, क्या इस टाइम राइट नाउ इंटरनेशनल पॉलिसीज चल रही हैं, इस बारे में एक बार इस न्यूज़ में आगे देख लेते हैं। सो द अनाउंसमेंट केम फॉलोइंग बीजिंग थ्रेट saying that it would sanction US firms involved in earlier arms sales to Taiwan। ये अनाउंसमेंट करी गई थी इसके बाद कि किसकी, बीजिंग थ्रेट के बाद। बीजिंग थ्रेट क्या, अभी आगे देख लेते हैं। तो एक अनाउंसमेंट आई थी बीजिंग थ्रेट के ऊपर कि जो यूएस है वो सैंक्शन कर रही है, जो यूएस की फर्म्स है वो सैंक्शन कर रही हैं और इन्वॉल्व हो रही हैं आर्म्स देने के लिए, यानी जो हथियार हैं उनको देने के लिए
जो यूएस की फर्म्स हैं या जो यूएस है वो बीजिंग थ्रेट के अंदर ये बात रखी गई थी और कहा गया था कि ताइवान को जितने भी अस्त्र शस्त्र या हथियार प्रोवाइड करे जा रहे हैं वो यूएस फर्म्स के द्वारा करे जा रहे हैं और यूएस के द्वारा करे जा रहे हैं। तो ये बीजिंग थ्रेट में उनका नाम लिया गया था। उसके अंदर चलते हुए उन्होंने 100 हार्पून 2.4 बिलियन जिनकी कॉस्ट है, जो कि उनकी कोस्टल लाइंस को यानी समुद्री रेखाओं को सुरक्षित करेंगे। ये हार्पून 100 हार्पून उन्हें दिए गए हैं। इसकी डिटेल देख लेते हैं। तो जो डील है इसमें इन्वॉल्व है 100 हार्पून कोस्टल डिफेंस यानी समुद्रीय तटीय रक्षा HSDC जो हार्पून जेट्स हैं ये दिए गए हैं, विच इंक्लूड्स 400 RGM 84L एंड 4 हार्पून ब्लॉक सेकेंड सरफेस लॉन्च मिसाइल्स। और ये इनको मिसाइल दी गई हैं जिनकी कॉस्ट 2.4 बिलियन है, ताकि उनका जो कोस्टल बेल्ट सिस्टम है, जो उनका समुद्रीय तटीय रेखा जो क्षेत्र है वो सुरक्षित किया जा सके। दे हैव ए रेंज ऑफ अराउंड 125 किलोमीटर, जिनकी मारक क्षमता 125 किलोमीटर तक की है। इस वजह से ये न्यूज में आप इसे देख पा रहे हैं, ये जो ये डिफेंस सिस्टम है ये मिसाइल्स हैं जो उनको दी गई हैं। दिस मिसाइल नेम इज हार्पून। सो ये पॉइंट प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो गया कि कौन सी मिसाइल कॉम्बैट सिस्टम है जो ताइवान को दिया गया है यूएस के द्वारा, हार्पून है और इनकी मारक क्षमता 125 किलोमीटर। मेंस में आप इसको इंटर IR का पार्ट ले सकते हैं कि यूएस का हमारा एशियन सिस्टम के अंदर, यूरोपियन कंट्रीज के अंदर और जो हमारा गल्फियन कंट्रीज हैं उनके अंदर इंटरनेशनल रिलेशंस के तहत चलते हुए किस तरीके से जो पार्टिसिपेशन सिस्टम है या कॉरपोरेशन जो है उनकी जो डीलिंग्स और कोऑर्डिनेट है वो बढ़ती जा रही है IR में। ये चीज़ आगे देख लेते हैं। इस वजह से ये न्यूज़ में है और इम्पोर्टेंट चल रहा है।